वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ रेत सरदाना जी की ठग रेफ। तो राष्ट्रभक्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी नई क्लिप डाली है। साथ ही साथ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करिए क्योंकि आपका हर एक कमेंट मेरे लिए फीडबैक है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को भी तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। वंदे मातरम और जय श्री राम। गोदी मीडिया क्या है? धर्म यादव जी पूछ रहे हैं गोदी मीडिया क्या है। तो भाई गोदी मीडिया की परिभाषा आप लोग को जाननी है तो चलो मैं आज गोदी मीडिया की परिभाषा भी बताता हूँ। आप सब लोग भाई जहाँ भी मोहल्ले में कॉलेज में पढ़ते होगे, आसपास में गली मोहल्ले में रहते होगे, आप देखते होगे ना कुछ बदमाश टाइप के लड़के होते हैं, हर समय चौराहे पे बैठे रहते हैं और हमेशा उनकी नज़र जो है वहाँ आसपास मोहल्ले में रहने वाली तमाम लड़कियों पे होती है। उन गुंडों को जो लड़की पसंद आ जाती है उसको तो वो कह देते हैं ये सबकी भाभी है जी, इसका सब सम्मान करो। और वो अगर मना कर दे कि नहीं भाई मेरे को तुम्हारी दोस्ती पसंद नहीं है, तो वो उसको आवारा बदचलन घोषित कर देते हैं और वहां दीवारों पे जा जाके उसके खिलाफ लिख देते हैं। तो इस समय की स्थिति यही है कि जिन राजनीतिक पार्टियों की गोद में हम नहीं बैठे वो दीवारों पे जा जाके लिखेंगे कि गोदी मीडिया गोदी मीडिया। उनका कहना हमारी गोद में बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे कि तुम बदचलन हो। तो अब भाई क्या कहा जा सकता है? ऐसों से तो यार आप ही लोग निपट सकते हो, आप निपट लो। पहले भी आप निपट ही रहे हो, निपटा रहे हो उनको काफी समय से, आगे भी निपटाते रहना, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब इनके हिसाब से बोले तो ये वाहवाही करने लगते हैं, जहां इनको सूट नहीं करे वहां तुरंत गोदी मीडिया चिल्लाने लगते हैं। तो बेसिकली इनका दर्द वही है जो चौराहे पे बैठे हुए उन मंचलों और गुंडों का होता है। ये है गोदी मीडिया की सच्चाई। और सनब साहब चौधरी कह रहे हैं जमीर बेचने वाले को अच्छा जवाब दिया और टिकाई से दिया। भाई मैं टिकाई से क्या सिकाई से भी दे देता, सामने रहता तो। पहली बात। दूसरा ये है कि इनके खुद के ज़मीर बिके हुए हैं जो आके यहाँ ज्ञान पेलते हैं ना, ये खुद साले 2-2 रुपए के 50-50 पैसे के मतलब कमेंट करने के लिए आते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमें पता नहीं है। ये सब जो चलते हैं इस तरीके के ग्रुप्स बन के, टीमें बना बना के, हाईजैक करके मीडिया पोल्स को या फिर मीडिया इवेंट्स को या प्रोग्राम्स को, कि उसमें लगातार ग्रुप बना के लिख देना, सारे के सारे जो लिखते हैं। हमें नहीं पता क्या कैसे होता है, बट ठीक है यार, कोई बात नहीं। अब उसको भी तो जो पैसे ले रहा है उसको जस्टिफाई करने हैं ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और शौकत अली कह रहे हैं आपकी नज़र में किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी इन सबको जेल में क्यों नहीं डालता? पहली बात तो शौकत अली, मोदी आपका भी नेता है, अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में, ठीक है। और दूसरा कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि किसान खालिस्तानी है, लेकिन अगर वहां फट बैठ के कोई किसान के आंदोलन का आड़ लेके वहां खालिस्तान का झंडा फहरा रहा है तो उसको भी तो पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे? या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें? आप कोई भी चीज यानी कि राजनीतिक नफे नुकसान के बगैर आप कोई चीज नहीं सोचते हैं। मैं मान लूं इस बात को। इसमें राजनीति है, ये राजनीति के अलावा कुछ है ही नहीं। आप घर पे आए किसी आदमी को 2 रोटी भी खिलाते हैं तो यही सोच के खिलाते होंगे कि कल को इससे वोट मांग लूंगा। ये लोग तो यही करते हैं, ये लोग तो यही करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं ये लोग यही करते हैं। अपना बताइए ना सर, दूसरे की ठेकेदारी सबकी आपके पास है, अपना नहीं बता पाते आप कभी। हम तो झेलने वाले हैं, हम तो झेलने वाले हैं। 1986 से आज तक जितने फिसादात आप झेलने वाले हैं। कल आप कह रहे थे कि मैं इस देश में प्रधानमंत्री डिसाइड करता हूं, मैं किंग मेकर हूं, इसलिए बिहार का सीएम मैं डिसाइड करूंगा। अब आप झेलने वाले हो गए। ये विक्टिम कार्ड सर, ये कहां मिलता है हमें भी बताइए ना सर। आज आप रोहित, ये विक्टिम कार्ड कहां मिलता है सर, हमें भी बताइए ना। आज आप बताइए ना कहां मिलता है सर। कल आप चलती गाड़ी में बैठ के डिबेट कर रहे थे, आज आप मुझे कह रहे हैं कि हाँ मैं तो गरीब बेचारा हूं। सर कैसी बातें करते हैं? गंदगी, बिहार की राजनीति की गंदगी। सर यहाँ बिहार के चुनाव का प्रचार करने नहीं बुलाया मैंने आपको, और ये मैंने आपको इसलिए बुलाया कि आप अगर वाकई एक स्कॉलर हैं तो ऐतिहासिक तथ्यों पे बात कीजिए। या आप इसमें भी सोच रहे हैं कि मैं अपनी रैली कर लूं? आजकल बिहार में तो मौका बन नहीं रहा है कोरोना की वजह से ज्यादा। 19 के रिजल्ट का मैं आप ही के दलील मैंने में तो से कोई आपको दलील दी नहीं कर रहा हूं। मैंने तो कोई दलील दी नहीं, मैंने तो केवल सीधा सवाल पूछा आपसे कि आपके मुताबिक क्या वोट बैंक बढ़ा है बीजेपी का? क्या वो सेंध लगाने में कामयाब हुए ममता के किले में? मैंने तो ये सवाल पूछा, मैंने कोई दलील कहां दी इसमें? नहीं, बीजेपी का वोट बैंक बेशक बढ़ा है, लेकिन उसका कारण यह है क्योंकि सीपीएम का वोट बैंक शिफ्ट हो गया है, कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो गया है, यह वजह है उनका वोट बैंक बढ़ने का। लेकिन तृणमूल की जहां बात होती है तो तृणमूल ने तो अपना भी वोट बैंक बढ़ाया है। 3-4% के लगभग वोट बैंक बढ़ा है 2019 की चुनाव में। तो इससे यह मान लेना कि वोट बैंक तृणमूल का खत्म हो गया या भाग रहा है, ये गलत है। तो फिर इतना परेशान क्यों होती है ममता बनर्जी जब जब बीजेपी का कोई बड़ा नेता वहां पहुंचता है? तो इतना परेशान क्यों होते हैं टीएमसी के नेता? वो तो
ममता बनर्जी तो कह रही है कि ये ड्रामा हो रहा है, वो कहां परेशान है। आप देखिए तृणमूल के जो वर्कर हैं वो द्वारे सरकार प्रोग्राम में बिजी है। पूरे के पूरे 23 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 50 लाख लोग 700 करीब 800 कैंप लग चुके थे कल तक, और 50 लाख लोग विजिट कर चुके हैं कैंप में। उनमें ये बताया जा रहा है लोगों को कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं से हमारे जो सिटीजन है कैसे उससे फायदा उठा सकते हैं। लोगों को इनरोल किया जा रहा है। पिछले आज 10वां दिन है उस प्रोग्राम ये भी का, बता रहे हैं कि नहीं कि केंद्र की कौन कौन सी है जो हम तुम तक पहुंचने नहीं देते। सुधांशु सुधांशु जी ने कहा कि तृणमूल के नेता ने कह दिया मिनी पाकिस्तान नहीं, को मेरा एक सवाल ये है, तो क्या उन्होंने नहीं कहा था, क्या उन नेताओं का ये कहना नहीं, उस नेता का ये कहना नहीं था? पहली चीज। दूसरा, तौसीफ खान पिछली बार भी आप आए थे, आपने कहा कि ये कह रहे हैं कि बंगाल में हम जीत जाएंगे तो लोगों से गुजराती बुलवाएंगे। सर मतलब आप वकील हैं, कम से कम वकील जैसी कोई दलील तो दिया कीजिए ना, अच्छा लगेगा लोगों को सुनने में। वरना जो आप कर रहे हैं उसको थेथरे ही कहते हैं इधर उत्तर भारत में। जितने लोगों से अभी तक सवाल हुए, मैंने किसी से उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल पूछा हो तो बता दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे लगता है कभी कभी सर आप असल में उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपका अपना एजेंडा है कोई, या तो लगता है, इसलिए आप बार बार उस चीज को लाना चाह रहे हैं चर्चा में। मैं तो केवल इस बात पे हूं कि भाई जब कोरोना फैला हुआ है, 25% केस आपके यहाँ है, क्या मंदिर खोल सकते हैं? आप उसमें उद्धव ठाकरे को ले आ रहे हैं, आप उसमें हिंदुत्व को ला रहे हैं, आप उसमें सेकुलरिज्म को ला रहे हैं। बिना उद्धव ठाकरे के ये बात कैसे हो सकती है? तो मैंने राज्यपाल महोदय, मैंने तो सरकार महोदय क्यों सर, जो सरकार का हिस्सा है पार्टी एनसीपी, उसके प्रवक्ता तक से नहीं पूछा कि उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व पर आपको शक होता है कि नहीं, उसका टेस्ट कराने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल, ये पूरी की पूरी कोशिश उद्धव ठाकरे को हिंदू विरोधी साबित करने की ये एजेंडा है, और ये एजेंडा ही अपने आप में गलत है। मैं कहता हूं कि आपको मंदिरों में बड़ी दिक्कत है, मस्जिद के बारे में भी बात करिए, आप चर्चेस के बारे में भी बात करिए। प्लीज सर, भगवान का नाम ले रहे हैं बैठ के, कम से कम झूठ बोले कौवा काटे। मानेंगे ना कि ममता बनर्जी का वोट बैंक खिसक रहा है, उसमें सेंध लगी है बीजेपी की पिछले कुछ समय में। नहीं, आप 2019 में उनका वोट बैंक बढ़ा है सर, 4%, लगभग 4% वोट बैंक बढ़ा है। भले ही सीट घट गए हो, सर आप सीट के लिए चुनाव लड़ते हैं या वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं? प्रतिशत बढ़ा है। सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं या वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं? ये कह रहे हैं अगर तू मर जाए तो मैं दावत कर दूं सबकी। रेनॉल्ड एस जूलिया, भाई साहब अब पता नहीं, मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ, नाम भी आपका तो मिक्सिंग लग रहा है 2-3 जगह से। तो पहले अपना नाम पता तो ठीक से ले आओ, उसके बाद हमारे मरने के सपने देखना। बाकी तुम्हारे सपनों से मेरी उम्र बढ़ ही रही है, घट नहीं रही, चिंता मत करो। अब आपको हदीसें सुननी है तो यहाँ मेरे साथ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो हदीसें भी सुना देंगे आपको, और फिर आप फंस जाएंगे उसमें, क्योंकि वो जितनी हदीसें सुनाएंगे आपको भी कईयों के मतलब नहीं आते होंगे। इसलिए मसला एक दूसरे की टेस्टिंग का नहीं है ना। तस्लीम रहमानी, अगर आपको उनकी बात सूट नहीं कर रही है तो आप ये कहेंगे कि हदीस सुनाओ। अभी मौलाना सुफियान निजामी हदीस सुना देंगे 4 दिन का, आपको मतलब नहीं पता होगा, फिर क्या कहिएगा? रोहित जी ये हदीस है, तर्जुमा इनको याद है, रोहित जी ये हदीस है, इनको याद है, वो तो सुना ही रहे हैं सर। अरे वो तो सुना ही रहे हैं तस्लीम रहमानी। मसला इस समय हदीसें सुनाने का नहीं है, मसला यह है कि केवल हदीसें पढ़ा के काम चल सकता है क्या? केवल हदीसें पढ़ाने के लिए मदरसे चलाने चाहिए, या फिर इंसान को पूरी शिक्षा देने के लिए मदरसे में व्यवस्था होनी चाहिए? अरे भाई आप सवाल ये नहीं है, आज ये सवाल नहीं है कि क्या पढ़ाए मदरसों में। सारे सवाल और सारे जवाब आप पहले से तय करके बैठे हैं, तो इम्तिहान में जाते क्यों हैं तस्लीम रहमानी? जब सारे सवाल आपके पास पहले से हैं, सारे जवाब आपने तय कर रखे हैं कि यही छापने हैं, तो फिर इम्तिहान में बैठते क्यों हैं? अपनी डिग्री मान लीजिए स्वयंभू कि मैं पास हूं और मैं डॉक्टर भी हूं। खुद ही अपने कन्वॉय पे हमला करते हैं और दिखा देते, देखिए भाई ये तो है हमारे साथ बंगाल पुलिस की ज्यादती है, तृणमूल की ज्यादती है, तत्व के साथ कुछ बात करें। अब ये जो बार बार बंगाल पुलिस पे निशाना साधते हैं, ये जो आईपीएस ऑफिसर्स, ये किसके अंदर आते हैं? क्या ये होम मिनिस्ट्री को नहीं रिपोर्ट करते? आईपीएस जो ऑफिसर्स होते हैं ये कहां से आते हैं? ये तो इस तरह की, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट कोई जिस राज्य में इनकी हुकूमत नहीं है, जिसमें इनकी सरकार नहीं है, यानी वहां के सारे पुलिस, सारे एडमिनिस्ट्रेशन इनके खिलाफ हो गए।
ये तो ऐसा बात करते हैं जैसे कि भाई शिकायतें पंजाब में तो नहीं करते, इनको कहां से ऐसी शिकायतें राजस्थान में तो नहीं करते ये? नहीं, ये शिकायत ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि हाथरस में क्या हुआ हमने देखा है, पुलिस को ये अपने हाथरस कहां चले गए भाई आप? मैं कह रहा हूं, आपने कहा कि जहां इनकी सरकार नहीं होती, तो जहां इनकी सरकार नहीं होती वैसा ये पंजाब में राजस्थान में तो नहीं करते। वहां तो इनके काफिलों पर हमले नहीं होते, वहां पत्थर नहीं चलते, क्यों नहीं? देखिए, इलेक्शन बंगाल में है, अभी इलेक्शन होने दीजिए पंजाब और हरियाणा में, वहां तो पे आप ये मान रहे हैं इलेक्शन तौसीफ खान, इलेक्शन पहली आखिरी बार नहीं हो रहा है, इलेक्शन पहले भी हुआ है और बाकी राज्यों में भी होता है, अभी बिहार में भी हुआ है। कितने पत्थर चलते देखे आपने बिहार में? देखिए, झूठ या फिर मान लीजिए कि बंगाल की राजनीति बिना पत्थर के नहीं होती। ये लोग हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन है। हिंदुस्तान किनका मुल्क है? अगर इतिहास में आप जाएंगे तो हिंदुस्तान किसका मुल्क है? हिंदुस्तान में तो ग्रीक आए बस के रह गए, हिंदुस्तान में शक कुषाण आके बस गए, हिंदुस्तान में मुसलमान आके बस गए, हिंदुस्तान आशुतोष जी, आपके मुताबिक हिंदुस्तान जगह जगह से दर बदर होके आए, ठोकरें खाके धक्के खाके आए, या लूटने के लिए आए लोगों का एक झुंड है जो बाद में मुल्क बन गया, अगर आपके हिसाब से जाऊं तो? आशुतोष जी, मैं आपको बता देता हूं, इस देश दुनिया को अगर महाभारत के बारे में जानकारी मिली, दुनिया को अगर रामायण के बारे में जानकारी मिली, तो अकबर के जमाने में इन चीजों का ट्रांसलेशन पर्शियन में कराया गया। अरे भाई सारा सीखो सर, तो उससे पहले संस्कृत में कही ना किसी ने, आशुतोष जी, उससे पहले किसी ने संस्कृत में कही ना। अभी तो आप कह रहे थे कि शकों ने, कुषाणों ने और इधर उधर से आए लोगों ने हिंदुस्तान बनाया। अब आप क्या कह रहे? महाभारत का तो अनुवाद अकबर ने कराया, वरना कोई पढ़ ही नहीं पाता उसको। सारी दुनिया तो पर्शियन ही पढ़ती है और बोलती है। सर, इतिहास के पहलू है। नहीं, सारी दुनिया तो भाई, एक इतिहास आप बता रहे हैं, एक तारिक फतेह बता रहे हैं, एक संगीत रागी बता रहे हैं, फिर किसको माने? नहीं, अरे संगीत रागी कोई वो है क्या? तो इतिहासकार तो सर आप भी नहीं है ना, इतिहासकार तो आप भी नहीं है आशुतोष जी। उपनिषदों का अनुवाद कराया, इतिहासकार तो आप भी नहीं है ना सर। कौन था जिससे अभी लॉकडाउन में सब लोग खाली है, तो जो भी चीज आती है फॉरवर्ड करते हैं। अब वो फॉरवर्ड करना, अश्लीलता भी फॉरवर्ड करना, व्यंग भी फॉरवर्ड करना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। हम भी परेशान हैं। अभी बीजेपी का आईटी सेल है ना, आपकी पूरी बात सुन ली। तुम्हारे मेरे कार्यक्रम का मीन निकाल के, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, भेजा रहा है और गंदी गालियां लिख रहा है। किशोर जी, आप टीवी पे आते हैं, मैं टीवी पे आता हूँ, ये संबित पात्रा टीवी पे आते हैं, इवन जीडी बख्शी टीवी पे आते हैं, सबको गाली देती है पब्लिक। एक पार्टी की आईटी सेल फॉरवर्ड करती है बना के, दूसरी पार्टी की आईटी सेल गाली देती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि जीडी बख्शी अपने हथियार लेके किसी के घर चले जाएं कि तुमने ऐसा व्हाट्सएप फॉरवर्ड क्यों किया जो मेरे बारे में था? चले जाएं उसके घर पे, मारने लगे उसे, जूते मारे, आंख फोड़ दें किसी की, या मैं किसी के घर जाके मारूं? आप ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता बेचैन है क्योंकि कंगना ने कुछ ट्वीट कर दिया उद्धव ठाकरे के खिलाफ और किसी ने तू तलाक बोल दिया उद्धव ठाकरे के खिलाफ, तो कार्यकर्ता बेचैन है तो किसी के घर जाके पीटने लगेंगे? अरे भाई, मैं समझदार हूं, मुझे कितनी भी गालियां देंगे, संदीप पात्रा चैनल पे देंगे, तो मैं क्या जीडी बख्शी तरीके सम्मानीय व्यक्ति को कुछ बोलूंगा? संदीप पात्रा तरीके सम्मानीय व्यक्ति को कुछ बोलूंगा? ये कार्यकर्ता है, कोई एक बहुत बड़ी कमांड में थोड़ी रहते। राजकीय पक्ष में सर कार्यकर्ता वही होता है किशोर जी, आप तो पुराने शिव सैनिक लगते हैं मुझे, अनुभवी आदमी है। कार्यकर्ता वही होता है जो पार्टी के अनुशासन में रहता है, जो अनुशासन में नहीं रहता वो कार्यकर्ता नहीं कहलाता, वो गुंडा कहलाता। या तो बोलिए ये गुंडे हैं जो शिवसेना के नाम पे ऐसा कर रहे हैं। राष्ट्रभक्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप उनको भी प्लीज़ जाकर देखिए जरूर। मैंने भाग्यनगर वॉरियर्स नाम का एक वीडियो अपलोड किया है इस चैनल पे, आप इसको जरूर जाके देखिए। मैंने डेली डोज ऑफ नेशनलिज्म सीरीज़ के 8 पार्ट, नेशनलिस्ट सूडो लिब्रांडोस के 3 पार्ट, श्री नरेंद्र मोदी और श्री योगी आदित्यनाथ जी की ठग लाइफ, श्री अजीत डोवल जी की ठग लाइफ, रूपका लियाकत जी की ठग लाइफ, आनंद रंगनाथन जी की ठग लाइफ के 2 पार्ट, जैसा दीपक जी की ठग लाइफ, और साथ ही साथ मैंने दिवाली के खास मौके पर स्पेशल वीडियो डाली थी लिब्रांडोस बर्नॉल मूवमेंट। इन सारे वीडियोस को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, तो आप भी इन वीडियोस को जरूर देखिए। सारे वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, तो इन वीडियोस को देखना बिल्कुल भी ना भूलिए। ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम और जय श्री राम।